विशाल कामत जी का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। विशाल जी, अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माना जाता है, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न्स कोरोना काल में चेंज हो रहे हैं। सप्लाई और डिमांड की जो पहले की जो सूरत थी उससे काफी विपरीत स्थिति नजर आती है। ऐसे में अब कैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें भी अपने आप को अडेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आगे भी भविष्य कोरोना को लेकर कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। कितनी ज्यादा वेव्स अब आने वाली हैं, आने वाले वक्त में कब इस संक्रमण से पूरी तरह से निजात मिलेगा, ये सबके मन में सवाल है और इससे अभी पूरी तरीके से फैक्ट्स आने में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। ऐसे में आप मानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एक तरीके से अपने में बदलाव लाएं ताकि आने वाले वक्त के लिए वो बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड हो सके? मैडम, कोई भी देश है ना, एक स्टूल पे जो बैठा रहता है या एक सिंहासन पे बैठा रहता है, उसके 3 पैर रहते हैं। वो 3 पैर क्या रहते हैं? एक है मैन्युफैक्चरिंग, एक है एग्रीकल्चर और एक है सर्विसेज इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा आज भारत में ही नहीं अनेक देशों में सबसे मोटा जो पैर रहता है ना, वो है सर्विसेज इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री जितनी जोर की मार खाई है, जहां वे कॉल सेंटर लीजिए, हॉस्पिटैलिटी लीजिए, अनेक लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। वकील और आपका भी एक सर्विस इंडस्ट्री में ही आता है मैडम। ये इंडस्ट्री का इंपैक्ट इतना भयानक है, जैसे एक जमाने में जब मेरा आपके साथ इंटरव्यू होता तो एक ओबी वैन आता, एक ड्राइवर रहता, 2 लड़के रहते, उसको रिप्लेस होके फिर अल्टीमेटली एक छोटा यूनिट आया जहां वो कैमरामैन सेटअप करता, और आज मैं मेरे खुद का कैमरामैन हूं, खुद का मेकअप आर्टिस्ट और खुद आपसे बात कर रहा हूं। तो आप ये सोचिए कि आपके भी क्षेत्र में कितना बदलाव आया है। इंपॉर्टेंट है कि इस कोरोना के बदलाव को अडेप्ट कैसे किया जाए और कैसे अनेक लोगों को जो एक जगह बेरोजगार हुए उनको रोजगार कैसे दिया जाए। आज हमारे सर ने अभी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का उदाहरण दिया और उसमें बढ़ोतरी आ रही है, मगर कितने लोग आज एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं? कितने लोगों के पास परचेस करने की क्षमता है? 65% जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, 65% डिमांड ड्रॉप हुआ है व्हाइट गुड्स के, एसी, टीवी, कार्स, अनेक लोगों के। क्यों? क्योंकि लोग पैसे बचा रहे हैं या उनके पास इस बार पैसा नहीं है। जो तब पहले बहुत लोगों को फर्स्ट लॉकडाउन में घर बैठे पगार मिल रहा था, आज नौकरी नहीं है। स्कूल की फीस तो कम हुई नहीं है, आज स्कूल वर्क फ्रॉम होम है, एडुकेट फ्रॉम होम है, मगर फीस तो वही है। तो बोझा जो एक कॉमन मैन के ऊपर है वो तो कॉमन रहा है, वो तो कम हुआ नहीं है। सो सर्विस इंडस्ट्री को अपने को देखना है होलिस्टिक पैटर्न में, उस हिसाब से कि कैसे हम काम करें। ये जो स्टॉप स्टार्ट अभी हमारे सर ने बताया, स्टॉप स्टार्ट का, इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। या तो पूरा शटडाउन करो या तो पूरा छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम कोरोना का डर is 2% of the population, 1% of the population, 0.5% of population जहां मृत्यु हुई है, जो बीमार पड़े हैं। मगर जो बीमार पड़े नहीं है, जैसे आज तक मेरे को कोरोना नहीं हुआ है, मैं गए 1 साल से घूम रहा हूं, मगर मैडम जब मैं बीमार पड़ूंगा तब मैं देखूंगा। मगर आज मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूं और मेरे अनेक जो हजारों कर्मचारी कामत ग्रुप के और लाखों जो हमारी इंडस्ट्री के सफर कर रहे हैं, वो रोज सफर कर रहे हैं, उनका क्या? संजय जी, तो एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे, ये कि जिस तरीके से सर्विस सेक्टर में हमने देखा कि अधिकांश रूप से बहुत बड़ा डेंट और बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि चाहे ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, पिछले साल पूरी तरह से लॉकडाउन ने इनके तमाम जो रिजर्व्स थे उन्हें खत्म सा कर दिया है। इस बार वो रिवाइवल की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जो रिवाइवल की उम्मीद लेकर बैठे थे, लेकिन सेकेंड वेव ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब आने वाले वक्त में एक बेहतर तरीके से कैसे ये इंडस्ट्रीज प्रिपेयर्ड रह सकती हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज तो जो अपनी तरफ से उनसे बल पड़ सकता है सब लोग कर रहे हैं आज, चाहे हॉस्पिटैलिटी में है चाहे और सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी के साथ तो जितना बुरा हुआ है शायद किसी भी और सेक्टर के, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन तो सबसे ज्यादा हाईली हिट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन नुकसान सब तरफ हुआ है, सब लोगों को हो रहा है, और जो भी लोग कर सकते हैं, जो कुछ उनके बस में है वो तो सब करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो आपदा आई है, ये जो पैंडेमिक आया है, इसको फेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सब जगह सरकारों को खर्च करना पड़ रहा है। सरकारें आगे बढ़ के खर्च कर रही हैं। आज यूएसए, यूके जैसे, या जर्मनी में, यूरोप में, सब जगह एक मेजर तरीका ये है कि सरकार लोगों की सैलरीज कंपनियों के थ्रू दे रही है। अगर 100% नहीं तो 80-90% तक लोगों की सैलरी कंपनियों की सरकार दे रही है लोगों को, ताकि लोगों के घर चल सके। यहाँ पर कोई भी चीज को जब तक अगर हम लोग एक अपने दिमाग से ये डर नहीं निकालेंगे कि हम लोग क्या डेफिसिट कितना है, क्या है, सरकार जब तक ऐसे
अभी मुझसे पहले बोला, जोशी जी ने भी बोला कि जब तक नोट नहीं छापने की बात समझेंगे करेंगे तब तक कोई इसका चारा नहीं है। आपको इंडस्ट्री को भी फंडिंग देना पड़ेगा। इंडस्ट्री की इस वक्त इतने बुरे हाल हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो लार्जेस्ट कंपनीज इन द कंट्री हैं, इनके प्रॉफिट जो बढ़ रहे हैं, एक कॉस्ट कटिंग इनका कारण है। एक दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि सब कमोडिटीज के प्राइस 1.5 गुने, 2 गुने, 2.5 गुने, 3 गुने हो गए हैं। आज स्टील की प्राइस 3 गुनी हो गई है पिछले 1 साल से। कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 50 से लेकर 80, 90, 100% नहीं बढ़ी हो। जितनी भी एमएसएमई है, एक तरफ तो वो जूझ रही है कि उनके पास लेबर आ रही है, नहीं आ रही, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, डिमांड कम है, उनको प्रेशर है फंडिंग का। उस सब के बाद रॉ मटेरियल के प्राइसेस हो गए हैं डबल। जितने लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट, इन पर हमें कस्टम ड्यूटी को इमीडिएटली जीरो करना पड़ेगा। और जो मेजर आइटम में बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुई है, उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी, ताकि ये सब जो स्मॉल सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, ये सारा का सारा एमएसएमई सेक्टर इस वजह से खत्म हो रहा है कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है या इतनी ज्यादा प्राइस पर है कि यहाँ कर एमएसएमई इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर पा रही। दूसरा, जो सरकारी लोन है, ये 3 लाख करोड़ से बढ़ के 6 लाख करोड़ हो जाने चाहिए एमएसएमई के लिए। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, उसको इमीडिएटली डबल करना पड़ेगा, तब जाके एमएसएमई सर्वाइव होगा।